अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हुकूमतें होती हैं मुल्क की तरक्की के लिए और उसमें कवानीन बनाए जाते हैं लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए। लेकिन अफसोस सद अफसोस आज इंडियन गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी के कानून बना रही है और जो पहले से कानून बने हुए हैं उसको तोड़ रही है, जिसके बदले में क्या है, लोगों की नाहक ज़मीनें हड़प कर रहे हैं और नाइंसाफ़ी के साथ बर्ताव कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट अपनी आवाम के साथ। तो नाज़रीन, आइए आज इस बारे में सुनेंगे आप असदुद्दीन अवैसी साहब से और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। हाल ही में उन्होंने एक बयान जारी किया है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ? यह तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा है। यह कैसा हमारा देश हो गया है? यह गांधी का मुल्क, यह आजाद का मुल्क, अंबेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। यह कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से खंधे से खंधा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो यह वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपके सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने एतराजात, अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए। 15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तो हमको जिंदा रख कर ये नजारे मत दिखा कि हमारी जमीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूद होए, से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे। इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है। किसी के हक में नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बन जाएगा
तो फिर आपको जितनी वक्फ की जायदादें हैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए जब आप जाएंगे कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर बोलेगा कहां है इसका कागज। CAA में कागज पूछ रहे, ये कानून में भी कागज पूछ रहे। अब आप बताइए कि 300 साल, 200 साल, 100 साल पुरानी जायदादें हैं, कौन सा कागज रहेगा? कौन सा कागज रहेगा बताइए आप। ने कागज लाओ तभी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वक्फ बाय यूजर आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है। फिर उसके बाद इसमें सेक्शन 3C है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी जायदाद वक्फ की है, यह कानून बनने से पहले और बाद में कोई भी जायदाद वक्फ की है और यह कानून से पहले और कानून के बाद वो वक्फ की जायदाद नहीं होगी ता वक्त कलेक्टर फैसला नहीं करेंगे। कौन कलेक्टर है ये भाई? कलेक्टर साहब के पास कोई भी जाके बोल देगा कि देखो ये जायदाद वक्फ की नहीं है, ये शिवसेना वाले जाके बोलेंगे, BJP RSS वाले जाके बोलेंगे। कोई कलेक्टर हुकूमत के वक्फ के खिलाफ फैसला देगा? कोई जाकर उसको वो तो कलेक्टर साहब सोचेंगे अरे भाई मेरे को तरक्की करना है। और कानून ये कहता है कि कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। अपने ही केस में जज कैसा बनेगा कलेक्टर? जिसको लैटिन में बोलते न्यूमो जुडोक्स इन कॉजा सुआए। अच्छा, फिर कलेक्टर जब इंक्वायरी, अगर आप जाके कलेक्टर को ही पावर दे दी आप कि कलेक्टर को जाकर कोई बोल देगा कि साहब ये इम्तियाज जलील का घर जो है ना वो वक्फ, या फिर कोई किसी का मस्जिद बोले ये वक्फ बोल नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे? ठीक है मैं इंक्वायरी ऑर्डर करता हूं। अच्छा, उसमें लव का इस्तेमाल हुआ कानून में, क्या आएंगे? बाप की जागीर है कलेक्टर की कि जो चाहे तरीक़ेकार अपनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें सुनिए, दूसरा उसमें बोलते कि कोई टाइम लिमिट नहीं, कलेक्टर साहब जब दिल में आया इंक्वायरी करेंगे, जब दिल में आया नहीं करेंगे। और तरफे तमाशा यह है कि जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो जायदाद वक्फ की नहीं रहेंगी। यानी मेरी मस्जिद है और मस्जिद को कलेक्टर बोलेगा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई तो नमाज नहीं पढ़ना, तुम्हारी दरगाह है तुम फातिहा नहीं करना, तुम्हारा मदरसा है तुम नहीं तालीम दिलाना, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। अब इंक्वायरी सुबह क़यामत तक चलेगी, आप तो महरूम हो गए। यह कानून में लिखा गया है, याद रखिए। लिमिटेशन का कानून, लिमिटेशन का कानून क्या है कि अगर आप किसी की जमीन पर 12 साल आप काबिज है तो आप ओनर बन जाते। वक्फ के कानून में नहीं है, आप 11 साल रहो, 100 साल रहो, 200 साल रहो। इसीलिए रत्नागिरी में वो जो मुतवल्ली जिसको छत्रपति शिवाजी ने जायदाद दी थी वो 250 साल से वगैरह के कागजात है। अब अगर लिमिटेशन निकल जाएगा तो वो 250 एकड़ पर, बल्कि 652 एकड़ पर जो लोग काबिज है वो सब मालिक बन जाएंगे। मोदी जानते हैं कि पंजाब में कई ऐसी जायदादें हैं जो खाली पड़ी हुई है। तो मोदी जी बोले, एक मीटिंग में मोदी बोले मैं ड्रोन भिजा के मालूम कर लेता हूं, जाके देखो गूगल पे आप। तो शायद नरेंद्र मोदी ने ड्रोन भेजा होगा पंजाब को और रत्नागिरी को, देखा होगा अरे हाँ यहां पर फायदा है। मेरे भाई, लिमिटेशन का जो मामला है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिमिटेशन का सेम कानून है। अगर कोई हिंदू मंदिर की जायदाद पर 50 साल से भी काबिज है तो काबिज है, वो मालिक नहीं बनता। मोदी कह रहे हैं तू काबिज है, मैं तुझे मालिक बनाऊंगा। यह इस कानून में लाया गया है। This is especially जी नाजरीन, आपने सुना है, एक है लिमिटेशन का कानून और एक है वक्फ का कानून। हुकूमत हिंदुस्तान में वक्फ का कानून पहले से चला आ रहा है। ज़मीनें हैं, वक्फ हैं, उसके अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं, मदरसे बने हुए हैं, हिंदुओं की वक्फ ज़मीनें हैं, उसमें मंदिर बने हुए हैं। अब बात यह है, जो लिमिटेशन का कानून हुकूमत वक़्त ला रही है, उसमें हुकूमत वक़्त का कोई आदमी या किसी भी किस्म का कोई आदमी दूसरे की वक्फ ज़मीन या दूसरे की किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करके 12 साल का अरसा वहाँ गुजार ले तो वो उसका मालिक बन जाता है ऑटोमेटिक। इस बात को, इस कानून को हुकूमत पास कर रही है कि लिमिटेशन होना चाहिए, कोई कब्ज़ा कर ले उसके बाद उसका मालिक बन जाए, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। यही हाल हुआ है कि ज़मीन थी किसी और की और अंबानी ने उस ज़मीन पर अपना मकान बना लिया, अपनी कोठी बना ली, अपनी जायदाद उसने वहाँ पर खड़ी कर ली। अब उसको कुछ अरसा गुजर गया तो
तो जिन लोगों की ज़मीन थी उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। अब आदमी है अंबानी, पैसे वाला आदमी है, उसने कुछ हुकूमत को दिए होंगे, कुछ जो है वो वकीलों को दिए होंगे, उनको खिला पिला के अब इस कानून को बनवा कर पास करवा रहा है कि ताकि जो मैं जिस ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा हूँ मैं भी उस ज़मीन का मालिक बन जाऊँ। तो देखें, आज कानून अमीर के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। चलिए अब सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, वो आपको कानून और हुकूमत के मुतालिक आगाह करेंगे। For all our dear brothers and sisters in Islam in India. This is regarding a new bill that was tabled in the Indian Parliament by the BJP government, by the Modi government, to amend the Waqf bill. They tabled a couple of weeks back in the Parliament an amendment to the Waqf bill 2024. And what this BJP government is trying to do, along with its coalition, the NDA government, is they're trying to usurp, trying to take away the property of the Muslim Waqf board. And many of you may not be aware that the Muslim Waqf board is the third largest body which has the maximum land in the whole of India. The first two are government bodies, that is the defense, and the second is the Indian Railways. And the third is the Muslim Waqf Board, which has 9.4 lakh acres of land, which is approximately 41 billion square feet of land. That is more than 3,800 square kilometer. It's the size of a small country. So the Muslim Waqf Board of India has the third largest bank. It is the body which has the third largest bank of land. And let me tell my non-Muslim brothers and sisters of India that this Waqf board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property, it is a private property donated by Muslims in the past, many centuries ago, or decades ago, or recently. It is Waqf, means an endowment for the use of the Muslims. It's a religious act, Waqf, for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is not a public property, so no non-Muslim can interfere in this religious. And the Indian constitution has safeguarded the Waqf property. It is so secured and so stable, but unfortunately this anti-Islamic, anti-Muslim government, the NDA, the BJP government, which is run by the Prime Minister Modi, it is trying to usurp, eat the property of the Muslim. So my request that with this amendment, what they're trying to do, they're trying to say, okay, now we will reassess that if anything is a Waqf property, it goes in dispute, we'll have a board that will assess whether actually it is Waqf or not. What is this? It's secure, no one can interfere with it. And they're trying to control it and trying to put non-Muslims on this board. What we have to do is, when they table this in the Parliament, this time, unlike the last 10 years, unlike the last two elections, the BJP alone had won with a majority. But in the recent election, they have a coalition government and the opposition is also quite strong. Previously, no opposition even had 5% of seats. So to be a leader of the opposition, you have to have minimum 5% seats of the Parliament. The Indian Parliament has 543 seats. You have to have minimum 54, 55 seats. And this time, of course, there is an opposition which is strong and they took objection. That is the reason it has been sent to the Joint Parliamentary Board. And the Joint Parliamentary Board has given a time limit till 13th of September. If any Muslim has objection, they can take objection. And if at least 5 million, the Indian population according to the PEW report of 2022 census, there are 211 million Muslims in India. And that's approximately the statistics of the government also. 14.6% of the Indian population, they are Muslims. And even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf board amendment bill, it will be stopped. So now it is our duty that this anti-Islamic, anti-Muslim coalition government, which is trying to usurp, eat the property of the Muslims. You know, there are hundreds and thousands of mosques in the Waqf board.
hundreds and thousands of madrasas, of graveyards. The total bank is 9.4 lakh acres, 41 billion square feet, 3,800 square kilometer. It may be worth billions and hundreds of billions of dollars. It is a big asset. And they're trying to eat this property, trying to put non-Muslim on the board. If, imagine, just one mosque, Babri Mosque, a couple of decades earlier, when it was taken away, there was a big hue and cry, there was a big commotion, there was riots. If this bill is passed, there will be thousands of mosques that can easily be taken away from Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Thousands of madrasas, thousands of property worth lakhs of acres of land can be taken away. It is your duty, it's my duty to see to it that we object to it. डॉक्टर साहब ने सारी बात तफसील से बता दी है कि कानून क्या है और इस वक्त हुकूमत वक्त क्या करने जा रही है। तो नाज़रीन, आप मिलकर सब एक आवाज़ बने ताकि जो मुल्क में कानून बन रहा है वो गलत कानून ना बने, ताकि लोगों को नाइंसाफ़ी का मुजाहरा न करना पड़े, लोगों के साथ जुल्म ना हो, लोगों के साथ तशद्दुद ना हो। देखें, लाजमी बात है जब एक आदमी तंग आता है तो फिर जंग करता है। आप जब इस आवाम को तंग करेंगे तो आवाम लाजमी बात है रोडों पर आएगी, ख़ुदकुशियाँ करेगी, कुछ करेगी जो उससे हो सकेगा, जो उसके बस के बाहर होगा वो नहीं कर सकेगी तो उसको छोड़ देगी। तो बहरहाल ये एक नुकसान है अपने ही मुल्क का। तो आप लोग सारे के सारे अपनी आवाम के लिए, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए आवाज़ बने ताकि मोदी ऐसे कानून को बनने ना दे, ना बनाए, पास ना करे। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें।